हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 23 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज मंडे है। आप सभी लोग जानते हैं कि संडे को हम लोग द हिंदू एनालिसिस पब्लिश नहीं करते। तो संडे और मंडे का हम दोनों यहाँ पे दोनों जो न्यूज़पेपर है साथ में यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो 22 और 23, ठीक है, 22 एंड 23 दोनों दिनों का हम यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं। तो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको मयूरी भागवानी नाम से ये हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे मैं इन लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करती हूँ। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट लगती है मुझे, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट डाटा लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ लगती हैं, जैसे मैंने आपको कहा भी है कई बार कि नेशनल पार्क्स हो गए, डिसीजेस हो गए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, ट्राइब्स हो गई, इन सब की एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास एंड मोमेंट में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, इसीलिए ये जो पीडीएफ्स हैं, अगर आपने अपना कुछ लिस्ट प्रिपेयर किया हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं किया हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ओके, इसके साथ साथ आप मुझसे मेल आईडी और ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपकी कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई फीडबैक देना हो आप दे सकते हो। कुछ भी आपको बात करनी हो आप मुझसे इन चीज़ों के थ्रू, इन मेल और ट्विटर के थ्रू कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी: बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप उसको अचीव करने के काबिल हो और आप उसको अचीव कर लोगे। देखो, फेथ जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको फेथ है तो आप वो चीज 100% कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। ऑलराइट। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट आज मेरे पास आप सभी के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स 2022 वाला प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो सब, उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आज शाम को 7 बजे 7 PM पे आने वाला है। लास्ट मिनट टिप्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 7 PM पे ये वीडियो रिलीज होगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसको जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने लास्ट मिनट टिप्स आपको देने की कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो भी टॉपर्स का एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे। तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और वो लोग भी जो 2023 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो लोग भी चाहो तो इसको देख सकते हो, सो दैट आप शुरुआत से प्रिपेयर होने लग जाओगे फॉर द प्रीलिम्स। ओके, तो जो आप प्रीलिम्स आपको अगले साल देनी है उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाओगे। तो 7 PM पे ये वीडियो रिलीज हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। GS1 में हमारे पास आज क्या है। आज देखो, कल्चर में से हम देखेंगे ग्राउंड सर्वे एट पुरी टेम्पल। तो पुरी टेम्पल बड़ा न्यूज में चल रहा है आजकल। ठीक है, जगन्नाथ पुरी टेम्पल हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था। इसके ऊपर एक नई न्यूज आई है, इसको देखेंगे। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में स्वे ज्वाइनिंग नेटो। तो स्वीडन और फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, इन्होंने अप्लाई किया है। और इसको लेकर क्या हिंड्रेंसेज है इस बात में, इसको देखेंगे। कल का आर्टिकल है, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, बहुत ही एनलाइटिंग आर्टिकल है ये। ठीक है, आगे बात करेंगे। गवर्नेंस में फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड अ सर्जिकल स्ट्राइक। तो आज ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा द हिंदू के एडिटोरियल में। फूड सिक्योरिटी जो है उसको कोई सर्जिकल स्ट्राइक की या कोई इस तरह के इमीडिएट या शॉर्ट टर्म मेजर्स की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे ऑथर समझा रहे हैं। तो देखेंगे क्या है ये। GS3 में इकोनॉमी में हम देखेंगे सेंटर स्लैशेस फ्यूल टैक्स। तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा पेट्रोल पंप पे जाके भी, कि पेट्रोल के दाम कम होने लगे हैं। ठीक है, तो पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, डीजल के दाम कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूल टैक्स जो था उसको कम किया गया है। ड्यूटी जो लगती थी पहले फ्यूल्स के ऊपर, उसको कम किया गया है। इसको लेकर कल की भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज की भी है, इस दोनों को देखेंगे मिक्स करके। सिक्योरिटी में देखेंगे लुकआउट सर्कुलर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया है लुकआउट सर्कुलर के बारे में। ये क्या है, कौन इसको इशू करता है, क्या इसकी रेलेवेंस है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। ओके, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। अच्छा, एक चीज़ और, एक चीज़ ये कि कल हमने यहाँ पे, कल संडे था, संडे को हर शाम को हम एक क्विज लेकर आते हैं, वीकली क्विज फॉर द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो लाइव क्विज होती है। जिन लोगों ने तब अटेम्प्ट की तब तो बहुत ही बढ़िया है, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करी लाइव, वो लोग अब जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। इस क्विज को आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मैंने इसकी लिंक भी पोस्ट की है, और कम्युनिटी पे भी, हमारे चैनल के कम्युनिटी पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि एथिक्स का पेड कोर्स में लेकर आने वाली हूँ बाय 20th जून।
तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो लिमिटेड सीट्स रहेंगी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उस हिसाब से मैं प्लान आउट करूंगी। ओके, आगे बात करते हैं। पहला आर्टिकल आज का, गवर्नमेंट वांट्स टू कीप लुक आउट सर्कुलर डिटेल्स अंडर रैप्स। तो देखो बेसिकली ये लुक आउट सर्कुलर क्या है। देखो लुक आउट सर्कुलर, जिसको एलओसी भी कहा जा रहा है, ठीक है। लुक आउट सर्कुलर का मतलब ये है कि जैसे मान लो माल्या जी थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया और भाग गए देश से। तो अगर इनका ये फ्रॉड मान लो पता चल जाता है सीबीआई को, आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, किसी को भी पता लगता है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये सभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं हमारे देश के, उन सभी चेक पोस्ट पे ये नोटिस जारी करेगी कि माल्या को आपको देश से बाहर नहीं जाने देना है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर जारी होता है ना, इसी को हम एलओसी कहते हैं। तो एक ऐसा सर्कुलर जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है वो यहाँ पे सभी जो भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट हैं उन सबको ये नोटिस जारी करें कि इस पर्सन ए पर्सन को यहाँ पे आपको इस देश से बाहर नहीं जाने देना है या फिर इस देश के अंदर नहीं आने देना है। तो इसको हम कहते हैं लुकआउट सर्कुलर। ओके, अब देखो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि कल ही क्या हुआ, कल ही जम्मू कश्मीर के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने यहाँ पे एक चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, ये पता करने के लिए कि क्या उनका नाम भी इस लुकआउट सर्कुलर में है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अभी देखा जा रहा है, अभी अप्रैल में भी एक केस ऐसा हुआ था जहाँ पे आकार पटेल, आकार पटेल कौन है, बड़े जाना माना नाम है ये आकार पटेल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एक एनजीओ टाइप का आप समझ सकते हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की, इसके चेयरमैन है ये आकार पटेल। ये ट्रैवल कर रहे थे, ये एयरपोर्ट पहुंचे, इनको कहीं जाना था और एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने इनको रोक लिया और इनको पता वहां जाके चला कि इनके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गए फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास, फिर जो भी कार्रवाई हुई उसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो भी पर्सन जिसके भी अगेंस्ट ये लुकआउट सर्कुलर जारी हो रहा है उसको एंड तक पता ही नहीं लगता कि उसके अगेंस्ट ये जारी हुआ है ये सर्कुलर। ठीक है, उसको एयरपोर्ट जाएगा, जब वो फ्लाइट बोर्ड करने वाला होगा तब उसको पता चलेगा कि यहाँ पे उसके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर है और वो देश से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन ने बोला है कि इनकी जो सिस्टर हैं वो यूके में रहती हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो अगर उनको बाहर जाना पड़ता है तो पहले से ये कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं इनका नाम लुकआउट सर्कुलर में तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा, इनको जाके एयरपोर्ट पे जाके पता लगेगा तो इनके और इनके फैमिली के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाएगी कि वहाँ के ऑफिशियल इनको रोक रहे हैं एयरपोर्ट पे। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से पता करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे सेंटर का कहना ये है कि हम यहाँ पे लुकआउट सर्कुलर किस किस के अगेंस्ट हमने जारी करा है ये हम बताएंगे नहीं, ये एक सीक्रेट थिंग है, ये एक कॉन्फिडेंशियल थिंग है, तो हम यहाँ पे ये ओपन नहीं करेंगे। ये चीज कह रही है सेंटर। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा हम देखते हैं डिटेल में कि लुकआउट सर्कुलर क्या है, कौन इसको इशू करता है, क्या सेंटर का कहना है, क्या हाई कोर्ट का कहना है, इन सभी चीजों को हम देखते हैं। ओके, तो देखो आज थोड़ा सा और डिटेल्ड आर्टिकल आया है लुकआउट सर्कुलर्स के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो अभी अप्रैल में मैंने जैसे कि बताया आकार पटेल वाला केस अभी आपने देखा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि एक और यहाँ पे लेडी थी जिनका नाम है नूर पॉल। ठीक है, ये नूर पॉल जो है इनके अगेंस्ट भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। ओके, और इनको भी वैसे ही पता लगा जब ये दुबई जा रही थी, तब इनको पता चला कि इनको एयरपोर्ट पे दिल्ली पे ही रोक लिया गया कि आपके अगेंस्ट तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ है। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहती हैं कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, इनको एक कॉपी देनी पड़ेगी लुकआउट सर्कुलर की नूर पॉल को। ठीक है, नूर पॉल को ये एक लुकआउट सर्कुलर की कॉपी देंगे और इनको रीजन बताएंगे कि क्यों इनके अगेंस्ट ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। पहले तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि लुकआउट सर्कुलर की एक कॉपी आप इनको दो और इनको बताओ कि क्यों आपने इनके अगेंस्ट ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम ये बताएंगे नहीं कि लुकआउट सर्कुलर हमने क्यों जारी किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये भी नहीं बताएंगे कि हमने किस किस के अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। तीसरी चीज, हम ये भी नहीं देंगे जिसको पता लग गया है कि उसके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर है, हम उसको उसकी कॉपी भी नहीं देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के सेंटर ये कह रहा है। तो समझो सब 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 पहले कि लुकआउट सर्कुलर होता क्या है।
तो देखो लुकआउट सर्कुलर क्या है, एक तरह का नोटिस है, ठीक है, एक तरह का नोटिस है जिसमें आप किसी भी इंडिविजुअल को रोकना चाहते हो देश छोड़ने से। तो नोटिस टू स्टॉप एनी इंडिविजुअल वांटेड बाय द पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और बाय द बैंक फ्रॉम लीविंग और एंटरिंग द कंट्री थ्रू अ डेजिग्नेटेड लैंड, एयर और सी पोर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट भी आप ये जारी कर रहे हो लुकआउट सर्कुलर, उसको या तो पुलिस के लिए वो वांटेड है, या फिर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए वो वांटेड है, या फिर किसी बैंक के लिए वो वांटेड है, ठीक है। जैसे विजय माल्या ने फ्रॉड किया तो बैंक्स उसके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर जारी करने का आदेश देंगी ना। तो यहाँ पे ये जो लुकआउट सर्कुलर है ये बेसिकली देश छोड़ने को रोकने के लिए यहाँ पे ये सर्कुलर जारी किया जाता है। तो ये जो इमिग्रेशन है, ये इमिग्रेशन का जो इमिग्रेशन के ऑफिसर्स होते हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि आपको इसका एग्जीक्यूशन कराना है, ठीक है। तो अब हमारे देश में बेसिकली 86 इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, और इन सभी चेक पोस्ट पर ये नोटिस जाता है अगर किसी के भी अगेंस्ट ये लुकआउट सर्कुलर जारी होता है तो, ठीक है। अब कौन कौन इसको इशू कर सकता है, तो देखो सबसे पहले तो समझो सीबीआई है, ईडी है, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये सब यहाँ पे लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती हैं। और यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है इसका कोई भी डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनकी रैंक से ऊपर ही होना चाहिए जिसको भी जारी करना है लुकआउट सर्कुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझना, एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है इस लुकआउट सर्कुलर को। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक आता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ही इस लुकआउट सर्कुलर को जारी करता है, ठीक है। इनमें से किसी भी एक बॉडी, अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाती है और बोलती है कि हमको इस पर्सन के अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर जारी करवाना है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या बैंक्स। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको लुकआउट सर्कुलर जारी करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो एफआईआर नंबर देना पड़ेगा, जिस भी पर्सन के अगेंस्ट आपको ये करना है लुकआउट सर्कुलर जारी, तो उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर होगी तो उसका नंबर दो, ठीक है। जो भी केस नंबर है, कोर्ट केस नंबर है, वो दो, ठीक है। उसका पासपोर्ट नंबर दो। ये सब आपको चीजें पहले देनी पड़ती है, ठीक है। तो नाम वगैरह सब अच्छे से आपको देना पड़ेगा, डिटेल्स इमिग्रेशन ब्यूरो, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे ये जो एलओसी है, यानी कि जो लेटर ऑफ जो ये है लुकआउट सर्कुलर है, इसको आप बीच में रोक भी सकते हो, ठीक है। अगर जो ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी, जैसे मान लो सीबीआई ने बोला, तो सीबीआई अगर जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बोलती है कि नहीं अब रोक दो, तो फिर ये लुकआउट सर्कुलर जो है ये रुक जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा उसी टाइम पे। मॉडिफाई करना होगा मॉडिफाई हो जाएगा, और जो भी लीगल लाइबिलिटी बनती है वो इस ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी पे बनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे नहीं बनेगी, ओके। मतलब कि अगर मान लो कि जैसे अभी हमने देखा कि आकार पटेल गए हाईकोर्ट के पास, आकार पटेल को हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं तुम सही हो, तुम्हारे अगेंस्ट कैसे लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया, तो जो भी कॉम्पनसेशन बनेगा ना वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर नहीं बनेगा, जिसने भी ऑर्डर दिया था लुकआउट सर्कुलर जारी करने का उसके ऊपर बनेगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे बैंक्स को कैसे ऑथराइजेशन मिल गया। तो देखो पहले तो नहीं था, 2018 तक बैंक्स के पास ये ऑथराइजेशन नहीं था। 2018 के बाद ये ऑथराइजेशन मिला है, जब माल्या का केस आया, मेहुल चौकसी का केस आया, ठीक है। उसके अलावा एक और थे नीरव मोदी, इनका केस आया, इन सभी ने बहुत सारे बड़े बड़े लोन्स को डिफॉल्ट किया था, इसके कारण यहाँ पे बैंक्स को भी ये अथॉरिटी दे दी गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा क्लॉज है क्या जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल को स्टॉप किया जा सकता है। ओके तो 2010 की जो मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वो बोलती हैं कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये स्वीपिंग पावर है, यानी कि एक्सेप्शनल पावर्स हैं कि वो किसी को भी रोक सकती है, ठीक है। और उनके किसी भी कंप्लीट पैरामीटर्स ना होने के बावजूद भी उनको रोक सकती है, मतलब किसी के ऊपर प्रूव नहीं हुआ है कोई जुर्म, लेकिन फिर भी उनको रोका जा सकता है। कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एफआईआर नहीं है उसके अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट, फिर भी उसको रोका जा सकता है। तो ये सब एक्सेप्शनल केसेस में आ गया। जैसे 2015 में ग्रीन पीस एक्टिविस्ट हैं प्रिया पिल्लई, ठीक है, ये पहुंची एयरपोर्ट लंदन जाने के लिए, इनको रोक लिया गया पहले, और ये एलओसी जो जारी किया गया था वो आईबी के कहने पे जारी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस हो गया, इनके अगेंस्ट कोई एफआईआर वगैरह नहीं थी, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, जैसे 370 भी हटा, आर्टिकल 370 हटाया गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में बड़े प्रोटेस्ट हुए, उस समय पे कई सारे पॉलिटिशियन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, इन सभी के अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, ठीक है। अब देखो आर इंडिविजुअल एंटाइटल टू रेमेडियल मेजर्स, तो क्या इंडिविजुअल्स के पास ये शक्ति है कि वो रेमेडी के लिए सीख कर सकते हैं किसी कोर्ट में जाके। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे सिटीजन जो है कोर्ट में जाते भी हैं,
कि जैसे अभी आकार पटेल गए, हमने देखा अभी यहाँ पे एक लेडी थी पॉल नाम की, वो गई यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जाते हैं। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसका हर जगह यही कहना है कि हम यहाँ पे एलओसी आपको दिखाएंगे नहीं। अगर हम आपको एलओसी दिखाएंगे तो इसका पूरा जो मीनिंग है, एम है, वही डिफीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टेक होल्डर, जो भी अनऑथराइज स्टेक होल्डर है, उसके हाथ में एलओसी देंगे नहीं। दूसरी चीज, हम आपको पहले से नहीं बताएंगे कि हम किसके अगेंस्ट एलओसी जारी कर रहे हैं। तीसरी चीज कि कोई भी अक्यूज्ड या जो भी एलओसी का सब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एलओसी के इशुएंस के पहले कि वो जाके कोर्ट में बैठ जाए और कोर्ट में बोले कि मेरे खिलाफ एलओसी जारी होने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे करने की कोशिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब देखो, अभी कई सारे हाई कोर्ट, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट्स ने कई सारे जजमेंट दिए हैं इसी सीन में, इसी एलओसी के केस में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने हर बार ये कहा है कि ये एक तो जो एलओसी वाला सीन है ना, काफी ओपैक सा है, ठीक है। काफी ओपैक सिस्टम है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों जारी कर रहे हो आप एलओसी किसी के अगेंस्ट। उसको खुद को ही नहीं पता है कि मेरे अगेंस्ट एलओसी जारी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अनफेटर्ड कंट्रोल और जो रिस्ट्रिक्शन आपने लगा के रखा है किसी के भी राइट टू ट्रैवल के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्म भी है कि एलओसी जो है ये वैलिड रह सकता है सिर्फ 12 मंथ्स के लिए, अनटिल एंड अनलेस जो भी ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी है वो इसको और एक्सटेंड ना करे। तो अगर एक्सटेंड नहीं करती है तो 12 महीने के बाद ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी कुल मिला के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और जुडिशरी जो है, इन दोनों के बीच में टसल चल रही है। जुडिशरी का कहना है कि आप सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को रोक रहे हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि नहीं, हम तो अपना यहाँ पे एलओसी जो है, हम ये किसी को दिखाएंगे नहीं, हम किसी को इसके बारे में पहले से बताएंगे नहीं, हम इसको आपके सामने प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनका जो कहना है वो है नेशनल इंटरेस्ट है हमारा इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हम कर रहे हैं। और जुडिशरी कह रही है कि तो फिर लोगों के फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा। तो ये बीच में टसल दोनों के बीच में चल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो आर्टिकल है एलओसी वाला ये क्लियर है, ठीक है। लुकआउट सर्कुलर क्या होते हैं, कौन इशू करता है, क्यों इशू करता है, ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हो तो डाउट जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। आगे बात करते हैं। वाई इज टर्की अगेंस्ट स्वेफ इन ज्वाइनिंग नेटो। तो देखो, ये कल का बड़ा ही बहुत ही शानदार सा आर्टिकल है, ठीक है, कल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में। हो क्या रहा है, देखो, पूरी कहानी समझो। अभी देखो, ये थोड़ा सा आप मैप देखो, ये मैप में आपको दिख रहा है ये रशिया है, ठीक है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर छिड़ा हुआ है। तो यूक्रेन का ये डॉनबास रीजन है, ये क्रीमिया रीजन है, ये सब एरियाज को भी घेरा हुआ है किसने, रशिया ने, ओके। अब रशिया के आसपास यहाँ देखो ये फिनलैंड है, बहुत बड़ी बॉर्डर टच कर रहा है रशिया के साथ ये, ठीक है। हमने ये बात भी करी थी कल परसों, ठीक है। इसके साथ स्वीडन भी देखो यहाँ पे कुछ बॉर्डर शेयर कर रहा है, सॉरी स्वीडन नहीं, नॉर्वे जो है कुछ बॉर्डर शेयर कर रहा है। स्वीडन डायरेक्टली कोई बॉर्डर रशिया के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन ये जो स्वीडन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सा एरिया, ये है रशिया की ही टेरिटरी कलिंगराड। ये 200 किलोमीटर ही दूर है बस, ठीक है। तो स्वीडन और इसके बीच में बहुत ही कम सा डिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, दोनों बहुत इमीडिएट नेबर्स टाइप के हैं, स्वीडन और फिनलैंड। अब क्या हो रहा है, स्वीडन और फिनलैंड ने अप्लाई किया है नेटो के लिए, नेटो की मेंबरशिप के लिए। अब जिन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। नेटो क्या है, नेटो जो है ये यूएस डोमिनेटेड एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें वेस्टर्न पूरा एरिया जो होता है ना, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ये वाला पूरा यूरोप हो गया, ये सारा जो है वेस्टर्न एरिया नेटो में आता है, ठीक है। अब क्या हुआ था, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर्स खत्म हुई, उसके बाद आई कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में दो मेजर ब्लॉक्स थे, एक था यूएस, एक था यूएसएसआर, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ी सी टसल चली, आइडियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से टसल चल रही थी इनके बीच में, वॉर काइंड ऑफ, कोल्ड वॉर काइंड ऑफ चल रहा था, ठीक है। डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं थी लेकिन वॉर था फिर भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी बीच की कंट्रीज थी, जैसे यूरोप की कंट्री हो गई, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, इन सभी की जो कंट्रीज थी, दोनों ने कोशिश करी कि हम अपनी अपनी साइड इनको खींच लें, ठीक है। अब जो यूरोप है, यूरोप इन दोनों के ही बीच में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस जो था वो वेस्टर्न यूरोप को अपनी साइड खींचने में कामयाब हो गया। और ये कैसे कामयाब हो गया, यूएस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई नेटो नाम की, एक अलायंस बनाया नेटो नाम का, और इस नेटो में उसने इस वेस्टर्न यूरोप के जितनी भी कंट्रीज थी इसको शामिल करता गया। अब नेटो जो है अभी 30 मेंबर्स की एक अलायंस हो गया है। अब नेटो में धीरे धीरे वो यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोप जो यूएसएसआर की साइड हुआ करता था, जो बाद में रशिया बन गया, तो जो बेसिकली ईस्टर्न यूरोप जो रशिया की साइड हुआ करता था, धीरे धीरे इसको भी यूएस नेटो की तरफ खींचना चाह रहा है।
जिसमें कि पहला जो था यूक्रेन और जॉर्जिया थे, ठीक है। यूक्रेन और जॉर्जिया ने कोशिश करी नाटो की तरफ जाने की, और इसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा यूक्रेन को कि रशिया ने उसके ऊपर इन्वेड कर दिया। तो आज जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि नाटो में शामिल होना चाह रहा था यूक्रेन, ठीक है। और रशिया को डर था कि इसका जो एकदम इमीडिएट नेबरहुड है, यूक्रेन जो है एकदम इमीडिएट नेबरहुड, वो यहाँ पे नाटो के अंतर्गत चला गया अगर, तो यूएस का डोमिनेंस यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए रशिया ने डायरेक्टली इन्वेड ही कर दिया यूक्रेन के ऊपर। पर क्या यूक्रेन नेटो में अभी तक शामिल हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। अब ऐसे में ही अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, सबसे बड़ा रीजन यही था नाटो जो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, कि नाटो में शामिल होना चाह रहा था यूक्रेन। अभी क्या हुआ है, ये तो अभी वॉर चल ही रही है, यहाँ ऊपर वाले जो इसके नेबर्स हैं स्वीडन और फिनलैंड, दोनों ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इतनी अनस्टेबल कंडीशन है कि एक को बचाने जाओ तो दो उधर खसक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुल मिला के बात हो रही है। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि अब देखना ही होगा कि रशिया रशिया का क्या कहना है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि टर्की टर्की भी एक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये रहा टर्की, ठीक है। टर्की जो है ऑलरेडी नाटो की मेंबर है सिंस 1952, लेकिन टर्की नहीं चाहती कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल किया जाए। अब टर्की के भी अपने कॉजेज हैं, क्या कॉजेज हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो समझ गए, पहले बैकग्राउंड समझ गए ना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्वीडन और जो फिनलैंड है, अभी तक का क्या कैसी हिस्ट्री रही है। तो देखो स्वीडन और फिनलैंड दोनों के ऊपर ही यहाँ पे सोवियत रशिया ने अभी हिस्ट्री में कभी ना कभी इन्वेट करने की कोशिश इन्होंने करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सोवियत जो स्वीडन है, इसकी नॉर्वे के साथ भी वॉर रही है, 6 साल तक चली है। इसके ऊपर रशिया ने भी इन्वेट करने की कोशिश करी है। वैसे ही फिनलैंड के साथ है, फिनलैंड के ऊपर सोवियत रशिया जो था उसने इन्वेट करने की कोशिश करी है। इन्होंने भी कई सारी पीस ट्रीटी साइन करी है, उतना डेप्थ में आपको जाना नहीं है, हिस्ट्री वगैरह कोई नहीं पूछेगा आपसे स्वीडन और फिनलैंड की, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड वॉर वगैरह तक पूछ सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं पूछेगा कि किसकी कितनी वॉर हुई, किसने कौन सी ट्रीटी साइन करी, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हुआ बेसिकली ये कि स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर कई बार सोवियत रशिया ने इन्वेट करने की कोशिश करी थी। इनको लग रहा था कि अभी जो है, अभी हम बहुत ही ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि हम किसी की भी साइड जाएंगे तो दूसरा हमारे ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुए थे, कोल्ड वॉर हुआ। तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। हम न्यूट्रल रहते हैं, ना हम यूएस की साइड जाएंगे ना हम रशिया की साइड जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। तो इन्होंने काफी लंबे समय तक न्यूट्रलिटी दिखाई, ठीक है। अब क्या हुआ एंड एंड में इन्होंने इनको देखने को मिला कि रशिया जो है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग सा प्रूव हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। और रशिया जो है, जैसे यूक्रेन के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, तो इनको डर लग रहा था स्वीडन और फिनलैंड को कि हो सकता है आगे जाके हमारे ऊपर भी अटैक कर दे, ठीक है, हम क्या कर लेंगे तब। तो यहाँ पे मौका देखकर स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों ने ही नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो स्वीडन और फिनलैंड का, हालांकि न्यूट्रलिटी थी इनकी फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव जो था वो यूएस की तरफ, वेस्ट की तरफ ज्यादा था ही, ठीक है। लेकिन ये मौका ढूंढ रहे थे कि हम नाटो में शामिल कैसे हों। इनको डर था कि अगर हम नाटो में शामिल हो गए तो रशिया हमारे ऊपर अटैक कर देगा। अब इनको मौका मिला है कि रशिया तो चलो बिजी है यूक्रेन में, तो अब सही मौका है, अभी हम शामिल हो जाते हैं। अगर हम शामिल हो भी जाते हैं अब, तो रशिया कहाँ कहाँ पे भिड़ेगा, ठीक है, रशिया कहाँ कहाँ वॉर छेड़ेगा। अभी यूक्रेन में घुसा हुआ है, अभी इतने सैंक्शन के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यही समय सही समय है, नाटो में शामिल हो जाते हैं। तो नाटो की मेंबरशिप के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। नाटो जिनको नहीं पता उनके लिए ये स्लाइड है। नेटो क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है, 1949 में बना था। अभी 30 कंट्रीज हैं इसके अंतर्गत, 30 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स ब्रूसल्स बेल्जियम में है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक है आर्टिकल 5, ठीक है। इसका नेटो का जो चार्टर है उसमें एक आर्टिकल 5 आता है, वो ये कहता है कि मान लो अगर 30 मेंबर्स हैं, 30 में से किसी एक मेंबर के अगेंस्ट भी कोई थर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे कोई भी एक मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क के अगेंस्ट कोई थर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल मान लो रशिया, अगर इसके ऊपर अटैक करती है, तो ये जो बाकी की सारी 29 कंट्रीज है ना, ये सब ये मानेंगी कि इन 29 कंट्रीज के ऊपर भी अटैक है, और सारी की सारी 30 कंट्रीज मिलके फिर इस रशिया को जवाब देंगी, समझ गए। तो यहाँ पे इस तरह का मिलिट्री अलायंस है कि एक के अगेंस्ट अटैक सभी के अगेंस्ट अटैक माना जाएगा, ओके। अब देखो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली नेटो को क्यों एप्लीकेशन दी स्वीडन और फिनलैंड ने, अब ये समझ गए, ठीक है, कि उनको लगा कि यही सही मौका है, रशिया तो पूरा इन्वॉल्व है यूक्रेन में, तो अभी सही कर सकते हैं। और नेटो के साथ इनके अच्छे टर्म्स काफी पहले से चले आ रहे हैं, बस मेंबर नहीं बने थे, ठीक है। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज ये कंडक्ट कराते हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। रशिया के साथ दोनों की थोड़ी कम बनती है।
अभी तक ये जो चुप बैठे थे स्वीडन और फिनलैंड, वो इसलिए बैठे थे कि स्टेटस को जो चल रहा है चलने दो, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़िया चल रही है चलने दो। लेकिन अब जब से यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है तब से स्वीडन और फिनलैंड थोड़े चमक गए हैं। उनको लग रहा है कि रशिया हमारे ऊपर भी कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उनको पता तो है कि हमारा झुकाव तो है नेटो की तरफ। तो ऐसे में इन्होंने अप्लाई तो कर दिया मेंबरशिप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन है। रशिया क्या करे, अब रशिया क्या करेगा? तो देखो रशिया जो है, अभी देखो नेटो का 3 बार एक्सपांशन हुआ है, जब से बना है ना तब से 3 बार एक्सपांशन हुआ है। और धीरे धीरे करके नेटो ने रशिया के जो नेबर हैं उनको अपने अंदर मिलाया है। जैसे कि यहाँ पे देखो हंगरी है, पोलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, इन सभी कंट्रीज को इन्होंने नेटो ने अपने अंदर मिलाया है। जॉर्जिया और यूक्रेन ने भी कोशिश करी थी ज्वाइन करने की, ज्वाइन तो कर नहीं पाए, उल्टा यूक्रेन के ऊपर अटैक अलग हो गया। अब स्वीडन फिनलैंड की भी सेम ही सिचुएशन है, ठीक है। अब स्वीडन फिनलैंड ने ये सब देख के ही करा है। अब देखो अभी प्रेजेंटली अगर आप देखो, अगर इनको मेंबर बना भी लिया जाता है तो रशिया क्या कर लेगा? अभी प्रेजेंटली का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इतना इन्वेस्टेड है यूक्रेन में, ठीक है। ऑलरेडी अपने होमलैंड में इतने प्रोटेस्ट वो देख रहा है, पूरा वर्ल्ड ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हैं, बहुत दिक्कत में है रशिया अभी, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेगा वो देखना होगा, क्योंकि रशिया इतना आसानी से चुप तो नहीं बैठेगा, ठीक है। अभी भी जैसे देखो फिनलैंड ने जैसे अप्लाई किया ना नेटो के लिए, तो अभी रशिया को पता है कि अभी मैं ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, मिलिट्री एक्शन इनके ऊपर ले नहीं सकता। तो क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पूरी ब्लॉक कर दी फिनलैंड की। हमने पढ़ा था ना अभी कल परसों कि गैस सप्लाई जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया फिनलैंड को रशिया ने, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रशिया एक तरह से रिटेलिएट तो करना चाह रहा है, लेकिन मजबूर है, क्या करे अभी, है ना। अब देखो यहाँ पे टर्की को क्या प्रॉब्लम है, टर्की को क्या इशू हो रहा है अगर स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करते हैं नेटो तो। अब देखो यहाँ पे एक इशू है, टर्की जो है, टर्की के आसपास वाला जो रीजन है, यहाँ पे कुछ इंसर्जेंसी चलती रहती है, ठीक है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती रहती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कुर्दिस्तान की, कि कुर्दिस्तान बनाओ। ये कुर्द लोग हैं, एक ट्राइब है, एक कम्युनिटी है कुर्द नाम की। और ये चाहते हैं कि ये कुछ 4-5 कंट्रीज हैं टर्की के आसपास भी, ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये जो कंट्रीज हैं इनका कुछ कुछ हिस्सा मिला के कुर्दिस्तान बनाया जाए, और इस कुर्दिस्तान के ऊपर कुर्द लोगों का राज हो, ठीक है। तो ये चीज चाह रहे हैं। अब ये जो कुर्दिस्तान बनाने वाले जो लोग हैं, ये मान रहे हैं, टर्की के लोग, टर्की की गवर्नमेंट ये मान रही है कि कुर्दिस्तान वाला जो सपोर्ट मिल रहा है ना इनको, कुर्दिस्तान वाले लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है वो स्वीडन और फिनलैंड से मिल रहा है। तो टर्की का कहना ये है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है ये बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने देश में शरण देते हैं। एक और चीज यहाँ पे हुई थी, टर्की को, यहाँ पे टर्की की जो गवर्नमेंट है, अर्दोगन गवर्नमेंट है, इसको यहाँ पे अप्रूव करने की, यानी कि कू करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, ठीक है। जो बोलते हैं ना तख्ता पलट करने की, वो कोशिश की गई थी। और वहां का भी ये मानता है टर्की की, इसका भी सपोर्ट यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड से मिला था इनको, ठीक है। तो ये सब चीजों के कारण यहाँ पे टर्की बोल रहा है कि मैं इसको नेटो में शामिल नहीं होने दूंगा, किसको, स्वीडन और फिनलैंड को। अब एक चीज और देखो नेटो की, कि नेटो में अगर किसी को भी शामिल होना है, कोई भी मेंबर स्टेट बनना है, तो यहाँ पे अभी जो 30 मेंबर्स हैं, इन 30 के 30 की रजामंदी लगेगी। अगर एक भी कंट्री मना कर देती है तो उसके पास वीटो पावर है। अगर मान लो टर्की मना कर देती है कि नहीं हम नहीं शामिल होने देंगे, तो फिर कोई शामिल नहीं हो पाएगा, स्वीडन फिनलैंड कुछ नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में, अब समझो ये स्वीडन और फिनलैंड की सिचुएशन, ऐसे में बीच में लटक गया स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। एक तो उन्होंने नेटो के लिए अप्लाई कर दिया, तो रशिया की नजर में आ गए कि भैया ये इनको बड़ा नेटो में शामिल होना है। दूसरी तरफ टर्की इनको घुसने नहीं दे रहा नेटो में, तो टर्की ने इनकी एंट्री भी रोकी हुई है। तो ये ना नेटो में घुस पा रहे हैं, ना नेटो से बाहर आ पा रहे हैं, और रशिया की नजर पड़ गई है इनके ऊपर। तो बड़ी खराब हालत में है अभी स्वीडन और फिनलैंड, कि कहीं रशिया वहां से, यूक्रेन से जल्दी फ्री हो गया और हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम क्या ही करेंगे, ठीक है। दूसरा इशू ये भी है कि मान लो टर्की मान भी जाता है, तो अभी तक की हिस्ट्री ये बताती है कि नेटो के ऊपर, नेटो के लिए मेंबरशिप के लिए जब भी कोई अप्लाई करता है तो उसको 18 से 20 महीने का वेट करना पड़ता है। अब अगर 18 से 20 महीने के पहले रशिया फ्री हो जाता है यूक्रेन से, तो फिर तो स्वीडन और फिनलैंड की खैर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा इशू अभी बना हुआ है। अभी देखना ये होगा कि क्या होता है आगे, अनसर्टनिटी बहुत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत सर्टन है कि जो सिक्योरिटी कंडीशन है यूरोप की, बड़ी ही अनस्टेबल होने वाली है ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्टेबल सी सिचुएशन होने वाली है पूरे यूरोप में, समझ गए? आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल था। आगे बात करते हैं। रो इरप्ट्स ओवर ग्राउंड सर्वे नियर पुरी टेम्पल। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, पुरी, पुरी में एक टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, आप सभी को पता होगा। 12th सेंचुरी का ये टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। यहाँ पे एक हेरिटेज सिटी वगैरह बनाने की कोशिश चल रही है। यहाँ पे एक श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब यह प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हो कितना चालू हो गया था। इसी के बीच में एक
ग्राउंड सर्वे होना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किसी को पता लगा कि यहाँ पे अंदर कोई खजाना वगैरह छुपा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर है, तो उसको खोदने के लिए पूरा कंस्ट्रक्शन इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो बहुत पॉलिटिकल टसल चल गया है इसके ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकल जो पार्टी है एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग कर रही है कि आपको पहले कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं करना था, सर्वे करना था पहले कर लेते, इतना खर्चा हो गया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, आप बोल रहे हो फिर से खुदाई करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा छोटी सी न्यूज़ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भी यही बोल रहा है कि हमको अंदर का जो ट्रेजर है वो तो पता करना जरूरी है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा इशू है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो देख रहे हो ये है जगन्नाथपुरी टेम्पल, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़िया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ठीक है, उड़िया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। जैसे जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं नागरा स्टाइल में, उसमें क्या होता है, मंडप होते हैं और यहाँ पे ये एक होता है गर्भगृह। वैसे यहाँ पे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसको जो है देउल माना जाता है। ठीक है, शिखर को देउल कहा जाता है। ओके, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, पीढ़ा देउल होता है, रेखा देउल होता है, तो उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। लेकिन इसकी पिक्चर थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, इसको व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये बताऊंगी मैं। तो देखो ये जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी टेम्पल, ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था। किसके द्वारा, गंगा डायनेस्टी के एक रूलर थे, अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव। ठीक है, इन्होंने इसको बनवाया था। और इसको पूरा जो टेम्पल है इसको यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये माना जाता है कि यहाँ पे आके जो यमराज हैं उनकी पावर्स भी खत्म हो जाती हैं। लॉर्ड जगन्नाथ के सामने, लॉर्ड जगन्नाथ जो है ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो लॉर्ड जगन्नाथ के सामने यम की पावर्स भी खत्म हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं। इसको व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है चार धाम का पार्ट है। अब चार धाम में कौन कौन से, मैंने आपको उस दिन भी मैप दिखाया था। ऊपर आता है क्या, यहाँ पे ऊपर आता है बद्रीनाथ, फिर यहाँ पे आता है द्वारका, यहाँ आता है रामेश्वरम तमिलनाडु में, और यहाँ पे आता है पुरी इन उड़ीसा। तो ये पुरी जो है वन ऑफ द चार धाम है, और यहाँ पे ये चार धाम में ही जगन्नाथपुरी टेम्पल भी आता है। इसके चार गेट से याद रखना, जिसमें ईस्टर्न सिंह द्वार है जहाँ पे दो लायंस आपको दिखेंगे, सदर्न अश्व द्वार है जहाँ पे आपको घोड़े दिखेंगे, फिर एक है वेस्टर्न व्याघ्र द्वार और नॉर्दर्न हस्ती द्वार। ठीक है, हर जो गेट है उस पे कुछ ना कुछ कार्विंग्स बनी हुई है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक सामने ही एक अरुण स्तंभ या सन पिलर रखा हुआ है, और ये अरुण स्तंभ यहाँ का ओरिजिनली नहीं है, ये सन टेम्पल कोणार्क जो है, कोणार्क के सन टेम्पल से लाकर यहाँ स्टैब्लिश किया गया है अरुण स्तंभ। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं। सेंटर स्लैशेस फ्यूल टैक्स सेट्स ₹200 सब्सिडी ऑन एलपीजी सिलेंडर्स। तो सेंटर ने बड़े ही इन्फ्लेशन का दौर गुजर रहा था। ठीक है, बड़ा ही इन्फ्लेशन का दौर गुजर रहा था, बड़े लोग परेशान थे, महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब ऐसे में लोग बड़े से ऐसे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, बड़े त्रस्त थे गवर्नमेंट से भी। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक पॉपुलिस्ट मेजर अपनाते हुए, थोड़ा सा लोगों को रिलीफ देते हुए एक चीज करी है। इन्होंने जो ड्यूटीज थी फ्यूल वगैरह के ऊपर, इसको कम कर दिया है। ठीक है, टैक्सेस जो थे इसको कम कर दिया है। तो अभी जो है काफी कम हुआ है। ये देख रहे हो, ये कस्टम ड्यूटी जो है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये कम हो गई है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी नहीं, सॉरी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये इस तरह से कम हो रही है। ठीक है, तो एक समय था जहाँ बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ा थोड़ा कम हो रही है ये। ठीक है, तो एक रिलीफ मिला है जो भी कंज्यूमर है उनको। अब देखो इसके पीछे आज ये आर्टिकल आया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमने कम किए ना प्राइजेस, इसका पूरा का पूरा भार जो है ये हमने लिया है, यानी कि सेंटर ने लिया है, स्टेट्स ने इसमें कोई भार नहीं लिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये दिखाया हुआ है, देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें आपको समझ में आएगा कि जो स्टेट का टैक्स का शेयर है वो ऐसा चल रहा है। ठीक है, स्टेट का टैक्स का शेयर ऐसा चल रहा है, और यहाँ पे फ्लैटन भी चल रहा है काफी समय से। जो बहुत बड़ा गिराव गिराव आपको देखने को मिलेगा, जो स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा टैक्स के शेयर में, वो सेंटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि जो ड्यूटी हमने कम की है, जो भी हमने टैक्सेस कम किए हैं, वो हमने सेंटर के शेयर में से करे हैं, स्टेट्स के शेयर में से कुछ भी हमने कम नहीं किया है। और ये भी जो हमने कम किया है ना, इसमें हमने जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था वो हटा दिया है इसमें से अभी। ठीक है, तो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया जाता था, उसको हटा दिया है। तो पहले क्या होता था, जो भी पेट्रोल या डीजल हुआ करता था, इस पे कई तरह के सेस लगते थे या टैक्स लगते थे। एक तो होता था जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है, फिर उसके अलावा एक यहाँ पे लगता था क्या, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लगता था रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ठीक है, फिर एक लगता था एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे सेस लगते थे, उसमें से जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है इसको अभी हटा दिया गया है। ठीक है, अभी के लिए। तो कुल मिला के इनका ये कहना है कि हमने देखो जो भी भार लिया है ना, सेंटर ने लिया है, आपका जो भी पेट्रोल डीजल के ऊपर जो दाम बढ़े हुए थे उसका भार हमने लिया है।
स्टेट्स इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। स्टेट्स बोल रहे हैं हमको मिलता कितना है जो हम यहाँ पे बाहर कम करेंगे, ठीक है। तो स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, यहाँ पे वैट वगैरह कुछ नहीं मिलता है हमको ज़्यादा, हमको तो बहुत कम मिलता है, उसमें से हम क्या ही कम करें, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज़ थी, आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, आगे बात करते हैं। ये हमारा आज का एडिटोरियल है, फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक। तो देखो कुल मिला के क्या हुआ है, एक फ्लिप फ्लॉप देखने को मिल रहा है। फ्लिप फ्लॉप यानी कि अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है, किसमें, हमारी फूड पॉलिसी पे, ठीक है, फूड पॉलिसी में। अभी क्या हुआ है कि देखो कई सारे रीजन है। एक है कोविड, ठीक है, कोविड, उसके बाद जो यूक्रेन वाली वॉर चल रही है वो भी है, उसके बाद इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसके बाद वेदर कंडीशन भी प्रॉपर नहीं चल रही। ओके, इसके साथ यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चर का बढ़ता जा रहा है। ओके, और ये सब कारण जो है, इसमें यील्ड वगैरह भी कम हो रही है, इन सभी के कारण जो वीट का प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल भी कम हुआ है, हम इसको कंटिन्यूसली वॉच आउट कर रहे हैं काफी टाइम से कि ओवरऑल ग्लोबली भी वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है। अब ऐसे में दो तीन सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये बनता है कि यहाँ पे ग्लोबली लोगों के पास फूड ग्रेन्स नहीं है, क्योंकि वीट इज अ मेजर स्टेपल क्रॉप, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबली वीट की बहुत किल्लत है। इसीलिए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूएन का, उसने भी कहा था इंडिया को कि आप हमको यहाँ पे वीट दे दीजिए थोड़ी सी, सो दैट हम यहाँ पे जो भी नीडी कंट्रीज हैं, जो भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको ये थोड़ी वीट हम प्रोवाइड कर देंगे, उनको थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी उनकी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फिर ये भी है कि यहाँ पे यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसके कारण भी पूरा सप्लाई चेन जो है वो पूरी डिसरप्टेड है, तो इसलिए भी यहाँ पे इंडिया की वीट की बहुत डिमांड थी एक्सपोर्ट्स वगैरह में, ठीक है, एक्सटर्नल मार्केट में। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी बोलकर आए, ठीक है, यूएन के प्लेटफॉर्म पे, कि हमारा जो वीट हम दे रहे हैं वो काफी सपोर्ट कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज को, ठीक है, तो ये बोलकर है। और अभी कुछ दिनों पहले ही फाइनली क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब हम एक्सपोर्ट्स, अभी जो वीट का एक्सपोर्ट है उसको अभी के लिए बैन कर रहे हैं, अभी के लिए रोक रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो एकदम से हम पलट गए, एकदम से जो फ्लिप फ्लॉप देखने को मिला, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है, समझ गए। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये बोला यहाँ पे मोदी जी ने कि यहाँ पे जो हमारे फार्मर्स हैं वही पूरे वर्ल्ड को फीड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मेजर एक्सपोर्टर हैं वीट के, ठीक है। और ऐसे सिनेरियो में जहाँ वर्ल्ड इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वहां पे हमारे फार्मर सबको वीट प्रोवाइड करके सबको फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन फार्मर्स की यहाँ पे जो लिगेसी है उसको समझा रहे थे। उसी के कुछ दिनों बाद यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को बैन कर देती है वीट के, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ दिनों पहले तो हम ये सोच रहे थे कि हम कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लोकेशन ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ कहाँ पे वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एकदम से हमने ऐसा कर दिया, तो बहुत कंफ्यूजिंग से पॉलिसी सिग्नल हमने दिए हैं मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का क्या स्टेटस है, तो देखो ये देखने को मिला कि एक तो प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन कम होने के कारण गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो भी कम हुआ है। गवर्नमेंट पहले क्या करती थी कि पहले पीडीएस, पीडीएस आप सभी लोग जानते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, ये है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट फूड ग्रेन जैसे वीट हो गई, ये खरीदती है फार्मर्स से, ठीक है, फार्मर से खरीदती है एमएसपी वगैरह पे, ठीक है, इस पे खरीदती है, इस रेट पे खरीदती है फार्मर से, और यहाँ पे इसको स्टॉक बनाती है, ये बफर स्टॉक करती है, ठीक है। ये बफर स्टॉक यहाँ पे बनाती है, यानी कि एक स्टॉक बनाती है फूड ग्रेन्स का। अब ये किसके अंतर्गत होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, सब स्टेट्स को ये बफर स्टेट जो स्टॉक है ये पहुंचाती है, ठीक है। अब ये स्टेट्स क्या करती हैं, अपने अपने एरिया में इन्होंने फेयर प्राइस शॉप खोली हुई है, ठीक है, जो राशन शॉप होती है ना, वो फेयर प्राइस शॉप खोली हुई है। अभी फेयर प्राइस शॉप के थ्रू ये फूड ग्रेन्स जनता में बांटे जाते हैं कम रेट्स पे, सब्सिडाइज रेट्स पे, ठीक है। जिसके पास भी जो राशन कार्ड है उसको ये सब ग्रेन्स मिलते हैं, तो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे ये जो फेयर प्राइस शॉप है ये चलती है, और सब्सिडाइज रेट्स पर ये जो फूड ग्रेन है वो पहुंचाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो फार्मर से खरीदती है ना, जो गवर्नमेंट खरीदती है फार्मर्स से, जो फूड ग्रेन है, इसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो अभी देखा जा रहा है कि क्योंकि फार्मर्स के पास ज़्यादा प्रोडक्शन है नहीं, तो गवर्नमेंट भी कमी प्रोक्योर कर पा रही है। लेकिन जो बफर स्टॉक है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज हमारे आया नहीं है, तो फूड सिक्योरिटी का इशू हमारे देश में तो उतना है नहीं, ठीक है। अब दोनों साइड के, दोनों पक्ष के इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ कह रहे हैं कि सही किया एक्सपोर्ट बैन करके, कुछ कह रहे हैं कि नहीं सही नहीं किया, हमारे पास बहुत बफर स्टॉक है, हमको नहीं करना था, एक्सपोर्ट बैन नहीं करना था, ठीक है।
तो अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें हमारे देश में, तो हमारे देश में एज सच अभी तो कोई फूड सिक्योरिटी का इशू है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बफर स्टॉक में बहुत पड़ा है माल, ठीक है, बहुत फूड ग्रेन अभी हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यों ऐसा सब हो रहा है, ये मैंने आपको बताया कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है। एक रीजन ये भी है कि यूक्रेन और रशिया जहाँ पे वॉर चल रही है, ये दोनों भी वीट के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और ये भी काफी एक्सपोर्ट करते थे वीट को। अभी दोनों ही नहीं कर पा रहे, तो इनका जो बर्डन है वो भी इंडिया के ऊपर आ गया है, इंडिया चाइना ये इनके ऊपर आ गया है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों सप्लायर्स कम हो जाएंगे तो वीट वैसे भी ग्लोबली कम प्रोड्यूस हो रही है ना, और इसलिए इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों का भी एक इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे जो ग्लोबली प्रोडक्शन कम हुआ है वीट का उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीडीएस में क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं इसको देखते हैं। तो देखो अभी तक देखा गया है, बीच में कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि पीडीएस को हमको खत्म कर देना चाहिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमको इसकी महत्व जो है, इसका इंपॉर्टेंस जो है कोविड टाइम्स में समझ आया। कोविड में इसने इतने वंडर्स किए हैं, इतने लोगों की जानें बचाई है, इतने लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हुआ है पीडीएस के कारण ही, कि यहाँ पे इसको डिसमेंटल करने का तो अब कोई सवाल उठता ही नहीं। एक और जो बड़ा काम किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने, कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो था, फूड इन्फ्लेशन, इसको काउंटर करके रखा, इसको कर्व करके रखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखने को मिली कि जिन स्टेट्स में बढ़िया अच्छे से चल रहा है पीडीएस, वहां पे इन्फ्लेशन वैसे भी कम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली ये देखा गया कि फार्मर्स जो हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, उनको ज्यादा यील्ड नहीं मिल रही। तो ऐसे में गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या बनती है कि एक तो उससे आप खरीदो, फार्मर से आप सीधे खरीदो क्रॉप, और उससे ज्यादा रेट में खरीदो, ठीक है, सो दैट उसके जेब में कुछ तो जाए, क्योंकि उसका यील्ड कॉस्ट वगैरह सब कुछ ज्यादा बढ़ गया है ना, यील्ड कम हो गई, कॉस्ट बढ़ गया है, तो एमएसपी उसको कुछ तो ज्यादा मिले, ठीक है। अभी यहाँ पे जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे उसका भी यही था मुद्दा, कि हमको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के एमएसपी दिया जाए, रेम्यूनरेटिव प्राइस ज्यादा दिया जाए। तो ऐसे में प्रोडक्शन जब गिर रहा है, ठीक है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ग्लोबल सिनेरियो के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में फार्मर्स की डिमांड है कि हमको 500 रुपये बढ़ा के एमएसपी मिले हर क्विंटल पे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने बोला कि अभी हम आपसे सारा खरीद रहे हैं, और ये खरीद कैसे रहे हैं, ट्रेडर्स के पास ये स्टॉक जमा हो रहा है। अब कल को जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, तो ये ट्रेडर्स क्या करेंगे, बड़े दामों में बेचेंगे इस वीट को बढ़ा के, ठीक है। तो ये जो कुल मिला के जो फायदा है वो ट्रेडर्स के पास जा रहा है, फार्मर्स के पास नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि हमको यहाँ पे फार्मर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए रैदर देन द ट्रेडर्स, ठीक है। तो फार्मर्स को हमको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के एमएसपी देना चाहिए। और यहाँ पे हमको ये जो फूड सिक्योरिटी वाला इशू है, ये कोई एक लॉन्ग टर्म इशू है, साथ में इमीडिएट इशू भी है। इसके लिए आप ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते कि एक दिन में आपने अपना डिसीजन बना बदल दिया, फ्लिप फ्लॉप कर रहे हो आप ऐसे, ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के इनका कहना है कि हमको इनकम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किसकी, फार्मर्स की, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल कि हमको फूड सिक्योरिटी हमारे देश में अभी चल रही है सही साथ, ठीक है, अभी हमको फार्मर्स की स्थिति को भी स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। तो दिस वाज द होल आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिन्होंने भी कल की क्विज अटेम्प्ट नहीं की है, आई सजेस्ट कि आप वो क्विज अटेम्प्ट जरूर करना। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ओके। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।